मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स सिर्फ ऑडियंस को थिएटर में 5 मिनट बिठाने के लिए नहीं होते। इनफैक्ट एमसीयू की सबसे बड़ी स्टोरीज की शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। थैनोस की फर्स्ट अपीयरेंस हो, डॉक्टर डूम का टीज हो या फिर एक्स-मैन को ऑफिशियली एमसीयू में एंटर करना, मार्वल ने हर बार फीचर की एक छोटी सी ग्लिम्स पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ही दी है और अवेंजर्स डूम्सडे इसका एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ उन पोस्ट क्रेडिट सीन्स की जो एक्चुअली डूम्सडे की स्टोरी बिल्ड करते हैं, सिर्फ वो मोमेंट्स जो डॉक्टर डूम, मल्टीवर्स, एक्स-मैन और अवेंजर्स की नेक्स्ट वॉर को सेटअप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले बात करते हैं शांग-ची की। ऑनेस्टली ये एमसीयू के सबसे अंडररेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक है। ये सीन सितंबर 2021 में रिलीज हुआ था। उस टाइम ना कैंग ऑफिशियली अनाउंस हुआ था और ना ही डॉक्टर डूम। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है मार्वल तभी से फ्यूचर अवेंजर्स की ग्राउंड वर्क रख रहा था। सीन में शांग-ची फाइनली वोंग के साथ कामाताज पहुंचता है। वहाँ ऑलरेडी ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल होलोग्राम टेक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सब मिलकर 10 रिंग्स को स्टडी करते हैं और तब पता चलता है these rings aren't just powerful weapons, they are sending a beacon, एक मिस्टीरियस सिग्नल। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज किसको? वोंग कंफर्म करता है ये रिंग्स अर्थ की टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्रूस बैनर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ये किस मेटल या किस मटेरियल से बनी है। और कैप्टन मार्वल जो पूरी गैलेक्सी ट्रैवल कर चुकी है वो भी कहती है उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। अब ये बीकन बियॉन्डर्स को सिग्नल भेज रहा है या डॉक्टर डूम को या किसी और कॉस्मिक सिविलाइजेशन को? इसका आंसर अभी तक एमसीयू ने नहीं दिया। लेकिन अगर मार्वल किसी मिस्ट्री को इतने साल तक होल्ड करके रखता है तो उसका पे ऑफ भी बहुत बड़ा होता है। अब आते हैं शायद मल्टीवर्स सागा की सबसे शॉकिंग पोस्ट क्रेडिट सीन पर, द मार्वल्स। मूवी के क्लाइमेक्स में मोनिका रैम्बो एक इनकर्जन को स्टॉप करती है, लेकिन उस प्रोसेस में वो अपनी यूनिवर्स में वापस नहीं आ पाती। जब मोनिका आँख खोलती है तो सब कुछ फेमिलियर लगता है, हॉस्पिटल रूम, उसकी मदर, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि वो मोनिका रैम्बो की मदर होती ही नहीं है। ये उसकी मदर का एक वेरिएंट होता है। और इतना ही नहीं, उसकी मदर एक एयरफोर्स पायलट नहीं बाइनरी बन चुकी है, एक पावरफुल कॉस्मिक सुपर हीरो। और फिर डोर ओपन होता है, अंदर से एंटर करता है बीस्ट, फॉक्स एक्स-मैन यूनिवर्स वाला बीस्ट, ब्लू फर, सेम एक्टर, सेम यूनिवर्स। और बस इसी एक मोमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि फॉक्स एक्स-मैन यूनिवर्स मल्टीवर्स का पार्ट है। बीस्ट मोनिका को एक्सप्लेन करता है कि वो एक्सीडेंटली एक दूसरे रियलिटी में आ गई है। मतलब अब सिर्फ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, कैरेक्टर्स भी उनके बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से अवेंजर्स डूम्सडे इतना एक्साइटिंग होने वाला है। पैट्रिक स्टीवर्ट, आयन मैकेलन, जेम्स मार्सडन और मल्टीपल फॉक्स एक्स-मैन एक्टर्स ऑलरेडी रिटर्न कंफर्म कर चुके हैं और उनके एमसीयू में एंटर करने का पहला प्रॉपर सेटअप इसी पोस्ट क्रेडिट सीन ने दिया है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन पहली बार देखने में इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को ध्यान में रखकर देखो तो यह पूरी मल्टीवर्स सागा का सबसे इम्पोर्टेंट सीन हो चुका है। मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क में वॉक कर रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से एंट्री होती है क्लिया की, डार्क डायमेंशन की पावरफुल सॉर्सरर। लेकिन क्लिया सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आई थी। वो स्ट्रेंज से सिर्फ एक लाइन कहती है, यू कॉज्ड एन इनकर्जन एंड वी आर गोइंग टू फिक्स इट, और बस मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब ये सवाल है, इनकर्जन एक्चुअली होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं उस इवेंट को इनकर्जन कहते हैं। और अगर उसे रोका ना जाए तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पर मार्वल की सबसे बड़े कॉमिक इवेंट सीक्रेट वॉर्स बेस्ड है और ऑलमोस्ट यही डायरेक्शन एमसीयू भी फॉलो करता दिख रहा है। द मार्वल्स में हमने एक इनकर्जन का रिजल्ट देखा, मोनिका एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस चुकी है और यहाँ क्लिया कंफर्म कर देती है स्ट्रेंज की वजह से एक इनकर्जन क्रिएट हो चुका है। मतलब ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, मल्टीवर्स लिटरली अनस्टेबल होता जा रहा है और जितने ज्यादा रियलिटीज कोलाइड होंगी उतना ही डॉक्टर डूम के लिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करना इजी होगा। इसलिए स्ट्रेंज और क्लिया का डार्क डायमेंशन जाना शायद सिर्फ एक साइड मिशन नहीं, हो सकता है वो ऑलरेडी डूम्सडे के इवेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं सैम विल्सन की। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम लीडर यानी सैम्यूल स्टर्न्स से मिलने जाता है और यहाँ स्टर्न्स उसे एक वार्निंग देता है, डू यू थिंक दिस इज द ओनली वर्ल्ड? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये सैम विल्सन का वेकअप कॉल था। अब तक सैम सिर्फ अर्थ 616 के थ्रेट से डील कर रहा था। उसने नो वे होम के मल्टीवर्स इवेंट्स नहीं देखे, वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब उसे पहली बार रियलाइज होता है कि नेक्स्ट वॉर सिर्फ अर्थ की नहीं होगी,
दूसरी रियलिटीज भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होंगी। और स्टर्न्स जब द अदर्स के बारे में बात करता है तो वो क्लियरली मल्टीपल यूनिवर्सेस या विलन्स की तरफ हिंट कर रहा होता है। अब बात करते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन पर जो शायद अवेंजर्स डूम्सडे का डायरेक्ट ओपनिंग सीक्वेंस बन सकता है। थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के 14 मंथ्स बाद येलेना और उसकी टीम ऑफिशियली खुद को द न्यू अवेंजर्स कहना शुरू कर देती है। वो अवेंजर्स टावर्स में शिफ्ट हो चुके हैं जिसे अब वॉच टावर कहा जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और फिर सडनली इमरजेंसी अलार्म बजता है। स्पेस में एक अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है। जब सब हीरो स्काई की तरफ देखते हैं और जो वो देखते हैं वही पूरे मल्टीवर्स सागा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। द फैंटास्टिक फोर हैव अराइव्ड, एक स्पेसक्राफ्ट जो किसी और यूनिवर्स से अर्थ 616 में एंटर करता है और उसके साथ ही फैंटास्टिक फोर की थीम सॉन्ग भी प्ले होती है। बस सीन खत्म। लेकिन इस 1 मिनट के सीन ने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दी। फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 पे क्यों आए? क्या वो किसी से भाग रहे थे या किसी का पीछा कर रहे थे? अगर तुम नोटिस करो, मार्वल ने कभी भी डायरेक्टली डूम को टीज नहीं किया। उसने पहले फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि डॉक्टर डूम की स्टोरी फैंटास्टिक फोर के बिना कंप्लीट नहीं होती और इस वजह से थंडरबोल्ट्स का ये पोस्ट क्रेडिट सीन अवेंजर्स डूम्सडे के लिए सबसे डायरेक्ट सेटअप बन जाता है। लेकिन फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 तक पहुंचे कैसे और डॉक्टर डूम का एक्चुअल प्लान क्या है? उसका आंसर मिलता है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन में। डॉक्टर डूम फर्स्ट प्रॉपर्टीज। रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम कैरेक्टर्स को रोक देते हैं। अर्थ 828 फिलहाल सेफ है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन MCU में अगर सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, समझ जाओ असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। मिड क्रेडिट सीन में सू स्ट्रॉम अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को स्टोरी सुना रही होती है। फ्रैंकलिन, जो कॉमिक्स का सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक माना जाता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो लिटरली रियलिटीज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। सू कुछ सेकंड्स के लिए रूम से बाहर जाती है और जब वापस आती है, फ्रैंकलिन के सामने एक मिस्टीरियस हुडेड फिगर खड़ा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, वो कुछ बोलता भी नहीं, बस अपने हाथ में एक मास्क पकड़े होता है, डॉक्टर डूम्स मास्क। और बिलीव मी, मार्वल को उस मोमेंट में एक भी डायलॉग की जरूरत नहीं थी। पूरा थिएटर समझ गया था विक्टर वॉन डूम हैज फाइनली एंटर्ड द MCU। लेकिन डूम फ्रैंकलिन के पास क्यों आया? सिंपल, पावर। अगर थ्योरी सही निकली तो डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करेगा। फैंटास्टिक फोर उसके पीछे मल्टीवर्स क्रॉस करते हुए अर्थ 616 तक आएंगे और शायद वही शिप हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है। अगर ये कनेक्शन सच हुआ तो मार्वल ने ऑलरेडी डूम्सडे के फर्स्ट एक्ट को सीक्रेटली सेटअप कर दिया है। डेडपूल एंड वुल्वरीन। टेक्निकली डेडपूल एंड वुल्वरीन का पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली कुछ सेटअप नहीं करता, लेकिन पूरी मूवी करती है। इस फिल्म ने हमें प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाया द वॉइड से, एक ऐसी जगह जहां डिस्ट्रॉयड कई गई रियलिटीज, चेंज्ड टाइमलाइंस और काउंटलेस वेरिएंट्स डंप किए जाते हैं। यहाँ हम एक्समैन यूनिवर्सेस के रेफरेंसेस देखते हैं, ओल्ड मार्वल मूवीज के रिमेन्स देखते हैं, अलायत को देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम समझते हैं कि मल्टीवर्स की फेल्ड रियलिटीज का क्या होता है। अब र्यूमर्स और कॉमिक इंस्पिरेशन दोनों सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर डूम इसी वर्ड को यूज करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, एक ऐसी जगह जो डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के पीसेस को जोड़कर बनेगी। अगर ऐसा होता है तो डेडपूल एंड वुल्वरीन का डूम्सडे में होना इतना एक्साइटिंग है क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह सरवाइव कर चुके हैं जहां शायद फाइनल बैटल होने वाली है। और अब आते हैं प्रोबेबली पूरे मल्टीवर्स सागा की सबसे इम्पोर्टेंट एंडिंग। सीजन के फिनाले में लोकी एक इम्पॉसिबल चॉइस लेता है। टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, इनफाइनाइट टाइमलाइंस डेड हो रही होती हैं और तब लोकी एक गॉड की तरह सैक्रिफाइस करता है। वो हर एक डाइंग टाइमलाइन को अपने हाथों से पकड़ता है और उन्हें एक नए मल्टीवर्स ट्री में वीव कर देता है। अब हर एक यूनिवर्स, हर एक रियलिटी, हर एक टाइमलाइन लोकी के शोल्डर्स पर सरवाइव कर रही है। ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल एंडिंग नहीं थी, ये पूरे मल्टीवर्स सागा का फाउंडेशन थी। लेकिन प्रॉब्लम यही है, लोकी फॉरएवर ये बर्डन कैरी नहीं कर सकता और डॉक्टर डूम को सिर्फ इसी वीकनेस का वेट होगा। कॉमिक्स में डूम ने बियॉन्डर्स की पावर यूज करके बैटल वर्ल्ड बनाया। MCU शायद इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करे। हो सकता है डूम लोकी की पावर को स्टील करने की कोशिश करे, हो सकता है वो मल्टीवर्स ट्री को करप्ट करे, या फिर इनकर्जन इतनी डेंजरस हो जाए कि लोकी खुद अपनी थ्रोन छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जो भी हो, एक बात ऑलमोस्ट कंफर्म है, अगर मल्टीवर्स कोलैप्स हुआ तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोकी पर ही पड़ेगा और इसी वजह से लोकी सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं, ही कुड बिकम द हार्ट ऑफ अवेंजर्स डूम्सडे। अगर तुम इन सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स को इंडिविजुअली देखो तो शायद ये बस नॉर्मल टीजेस लगते हैं,
लेकिन जब इन्हें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हो एक बहुत क्लियर पिक्चर सामने आती है। शांग-ची ने मिस्टीरियस बीकन इंट्रोड्यूस किया, द मार्वल्स ने एक्स-मैन का डोर खोला, डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकर्जन्स एक्सप्लेन किए, कैप्टन अमेरिका ने नेक्स्ट अवेंजर्स टीम की फाउंडेशन रखी, थंडरबोल्ट्स ने फैंटास्टिक फोर को अर्थ 616 में लाया, फैंटास्टिक फोर ने डॉक्टर डूम को टीज किया, डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हमें द वॉइड दिखाया और लोकी उसने पूरे मल्टीवर्स को जिंदा रखा। ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही स्टोरी के डिफरेंट चैप्टर्स हैं और उन सब की डेस्टिनेशन सिर्फ एक है, अवेंजर्स डूम्सडे।